हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं आज एक नए चैप्टर की, बात कर रहे हैं एलपीजी की, यानी कि जिसको हम प्यार से बोलते हैं एनईपीज और एनआईपीज। लो सामने देखना पहले मेरी तरफ बेटा। आज मैं बता देता हूँ, आधे से पौने घंटे हमने कुछ नहीं पढ़ना, तो बेटा बंद कर दो बुक्स थोड़ी देर के लिए, कल देखेंगे बेटा पढ़ने वाला काम। तो आज पहले समझेंगे। लो सामने देखना बेटा, मैं बात कर रहा हूं एनईपीज या एनआईपीज सिंस 1991। बाबू एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनआईपी मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। और ये थी क्या बेटा? ये थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बाबू देखो, हमने ना अभी 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हमने ये बात पढ़ ली कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। हमने ये भी बात पढ़ ली इंडियन इकॉनमी 1950 टू 1990 कैसी थी। और अब आ चुका है 1991। पहले बताता हूँ इसकी जरूरत क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ, 1 से 2 बातों का डिस्कशन करता हूँ। बाबू 1991 में ना इंडियन इकोनॉमी के हालात बड़े खराब होने शुरू हो गए। इतने हालात खराब हो गए कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ इतना था कि 15 दिन का हम इंपोर्ट कर सकते थे। इंडिया देखो 1950 टू 1990 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो करता था कि आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ बेटा इंपोर्ट नहीं करनी, इन हाउस प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। लेकिन बेटा कुछ भी कर लो आप, इंपोर्ट हमें फिर भी कुछ चीज़ों का करना पड़ता था, जैसे कि कैपिटल गुड्स, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडिया में पेट्रोल तो आज तक भी अपना नहीं है बेटा, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इंपोर्ट ही होते थे। हमारे पास सिर्फ इतना पैसा पड़ा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ इतने पड़े थे कि 15 दिन का इंपोर्ट हो सकता था। 16वें दिन के इंपोर्ट के पैसे नहीं होते। तो बेटा इंडियन गवर्नमेंट बहुत मजबूर होकर वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करती है, IMF को अप्रोच करती है। वर्ल्ड बैंक या IMF, बेटा IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बाबू इनको अप्रोच करा, उन्होंने कहा ठीक है कर्जा आपके ऊपर बहुत है, इंडिया के ऊपर उस टाइम पर बहुत कर्जा था। उन्होंने कहा हम और भी कर्जा देने को तैयार है, कर्जे की दिक्कत नहीं है, और ले लो कर्जा, लेकिन हमारे कहने से अगर आप ये पॉलिसी ले आओगे तो हम कर्जा दे देंगे, वरना नहीं। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक की शर्तों के बाद ये पॉलिसी आई थी, इंडियन गवर्नमेंट लाना नहीं चाहती थी। वो बात अलग है, वो बाद में देखेंगे कि इसका फायदा हुआ या हमें नुकसान हुआ। लेकिन बेटा वर्ल्ड बैंक की शर्तों के बाद इंडियन गवर्नमेंट एलपीजी को लेकर आई। बाबू जैसे ही लाई, $7 बिलियन का लोन दिया। वर्ल्ड बैंक ने $7 बिलियन का लोन दिया। चलो खैर ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की टेम्परेरी समस्या का तो हल हो गया, परमानेंट का हुआ कि नहीं वो पता लगेगा बेटा एलपीजी पढ़ने से। बाबू अब बहुत सारी बातें करनी है, लिबरलाइजेशन में बहुत सारी, प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी, ग्लोबलाइजेशन में। पहले मैं पूरा बेस बना दूंगा चैप्टर का, फिर रीड कर लेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है, फिर धीरे धीरे लिख लेंगे। लो सुनना बाबू, सबसे पहले बात कर रहा हूं लिबरलाइजेशन की। बेटा अगर आप लिबरलाइजेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखते हो तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है ना। और बेटा लिबरलाइजेशन में बहुत सारी फ्रीडम देनी शुरू करी थी बेटा गवर्नमेंट ने। बाबू सबसे पहला काम जो लिबरलाइजेशन में आपने किया वो क्या किया बेटा? एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। आपको याद हो बेटा, अभी आप पॉलिसी पढ़कर आते हो 1950 टू 1990 इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा? याद है IPR 1956 पढ़कर आए हो ना। सबसे पहली हेडिंग क्या होती थी बेटा उसमें? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपने कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, गवर्नमेंट कहती थी पहले मेरे से लाइसेंस ले लो, यही कहती थी ना बेटा गवर्नमेंट। और बाबू आपको क्या कहा जाता था कि अगर आप रूरल एरिया में लगाओगे इंडस्ट्री तो अभी लाइसेंस अप्रूव कर देंगे, वरना सालों साल बेटा आपकी फाइल पेंडिंग रहती थी, अप्रूव नहीं करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा 1991 में सबसे पहला काम यही किया, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा। सारे लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया, सिर्फ 6 इंडस्ट्री में आज की तारीख में लाइसेंसिंग है। यानी कि बेटा ये जो 6 काम है, ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये या तो बड़े सेंसिटिव हैं बेटा, या बाबू देश के लिए थ्रेट हो सकते हैं। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने ये स्टार्ट करने हैं
इसके लिए लाइसेंसिंग, बाकी कुछ भी करते रहो, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, जहां मर्जी कर लो। बाबू आज की तारीख में आपने सिगरेट का बिजनेस करना है, लिकर का बिजनेस करना है, टोबैको का बिजनेस करना है, एक्सप्लोजिव केमिकल्स का बिजनेस करना है, इंडस्ट्रियल केमिकल का बिजनेस करना है, ड्रग्स यानी कि फार्मा सेक्टर में मेडिकल स्टोर खोलना है। बाबू ये कुछ बिजनेस ऐसे हैं या तो सेंसिटिव हैं या बेटा देश के लिए थ्रेट हो सकते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट ने इनको बोला कि अगर आपने इन 6 में से कोई बिजनेस करना है तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करने देंगे, अदरवाइज कोई बिजनेस कर लो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बिफोर 1991 हर बिजनेस के लिए लाइसेंस। एक इंसान कहता है मैंने फर्नीचर बेचना है, गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस। बेटा कोई पूछे तो सही गवर्नमेंट से फर्नीचर में क्या सेंसिटिविटी है। एक इंसान कह रहा है मैंने फैन बेचने हैं, गवर्नमेंट कह रही है लाइसेंस। भाई फैन बेचने में क्या दिक्कत है। एक इंसान बोल रहा है मेरे को एसी बेचना है, उसमें क्या दिक्कत थी भाई, हर चीज के लिए लाइसेंस। गारमेंट बेचने हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस। मतलब समझ नहीं आता था क्या लॉजिक था भाई। 1991 में आपने क्या करा, फ्रीडम देनी शुरू करी बिजनेस को। तो पहली फ्रीडम यही दी बेटा, लाइसेंसिंग खत्म कर दी और सिर्फ 6 इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग बची है आज भी। ओके बात। दूसरी बात बेटा, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बेटा याद करो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में ही एक बात पढ़ते थे हम कि अगर आपने बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्सपेंड करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग चाहिए थी, ठीक है ना। मतलब एक इंसान के पास एक मशीनरी है जो 50,000 यूनिट बना सकती है, उसके पास डिमांड ज़्यादा आ रही है, वो एक और मशीनरी खरीदना चाहता है जो 50,000 यूनिट और बना ले। गवर्नमेंट कहती थी मुझसे लाइसेंस लो। भाई ये क्या तुक हुआ, इंसान का बिजनेस, उसका खुद का पैसा, जितनी मशीनें लगाए उसकी हेडेक है, आपको क्या दर्द है बेटा। इंडियन गवर्नमेंट कहती थी नहीं लगाने देंगे, पहले साबित करो इतनी डिमांड है, मुझसे लाइसेंस लो तब ओके करो। बेटा आज की तारीख में यानी कि 1991 में गवर्नमेंट ने यह भी खत्म कर दिया, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस है जितना मर्जी एक्सपेंड कर लो और आपका बिजनेस है जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। आपकी फैक्ट्री में लॉस है, ठीक है ना, आप फैक्ट्री बंद करना चाहते हो, गवर्नमेंट कहती है मेरे से पूछे बिना कैसे कर रहे हो। बिफोर 1991 अगर आपकी फैक्ट्री में लॉस हो और आप फैक्ट्री बंद कर रहे हो, गवर्नमेंट कह रही मुझसे पूछे बिना कैसे कर रहे हो। ओ भाई एक इंसान के बिजनेस में लॉस चल रहा है, वो बंद ही तो करेगा। हर चीज के लिए लाइसेंसिंग, हर चीज के लिए। तो बेटा आप समझ सकते हो कितने आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करते थे बिफोर 1991। तो बेटा अभी तक आपने 2 काम करे, एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा, लाइसेंसिंग खत्म कर दी, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। तीसरा काम फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था बेटा, आप गुड्स को मूव कराते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, गवर्नमेंट कहती थी पहले मुझसे अप्रूवल लो, मेरी अप्रूवल के बिना आप गुड्स मूव नहीं करा सकते एक स्टेट से दूसरी स्टेट। बेटा 1991 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या दिया, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को जहां मर्जी मूव कराओ, आप स्टेट बॉर्डर छोड़ो बेटा, चाहे इंडिया के बाहर ले जाओ, बस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के टैक्स से मतलब है, टैक्स नहीं चोरी करना। गवर्नमेंट कहती थी मुझे सेल टैक्स प्रॉपर दे दो, मेरा जीएसटी मुझे प्रॉपर दे दो, जहां मर्जी मूव करा लो, चाहे बेटा इंडिया से बाहर ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में बेटा बिल्कुल फ्रीडम है, जहां मर्जी गुड्स को आप सर्विसेज को मूव कर सकते हो। चौथी बात बेटा बाबू, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर 1991 गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, किसी के भी बिजनेस में इंटरवेन कर लेती थी, ठीक है ना। आपका बिजनेस है, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, लेट्स सपोज हॉजरी गुड्स, लोअर बना रहे हो आप, बेटा गवर्नमेंट इंटरवेन करती थी आपकी वर्किंग में और कहती थी मैं डिटरमाइन करूंगी प्राइसेस लोअर का प्राइस क्या होना चाहिए। और भाई उसका गुड्स है, उसकी सर्विस है, उसको नहीं पता क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, आप स्पेशल बताओगे क्या। बाबू 1991 में गवर्नमेंट ने इस चीज की भी फ्रीडम दे दी, फिक्सेशन, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपका गुड्स है, आपकी सर्विस है, अपनी मर्जी का प्राइस तय करो, गवर्नमेंट से नहीं पूछना बेटा। गवर्नमेंट आज भी इंटरवेन कर सकती है वर्किंग में, तब बेटा जब आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी प्रोडक्ट हो, इससे पहले नहीं। जैसे कि बेटा फ्रूट्स बेच रहे हो, वेजिटेबल्स बेच रहे हो बेटा, नमक बेच रहे हो, जो चीजें शरीर के लिए बिल्कुल एसेंशियल है बेटा, सिर्फ उनकी वर्किंग में गवर्नमेंट इंटरवेन करके प्राइस डिटरमाइन कर सकती है, बाकी चीजों में बेटा गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर सकती, ठीक है जी। और बेटा फिफ्थ काम जो हुआ बेटा लिबरलाइजेशन में, वो था बेटा सारे आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को खत्म कर दिया गया, इंस्टेड प्रोवाइडिंग मोर हेल्पफुल नॉर्म्स फॉर द बिजनेस टू ग्रो।
इंस्टेड बेटा ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए, ऐसे नॉर्म्स बनाए जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करे, ये नहीं हो बेटा बिजनेस बंद हो जाए। आप समझो बेटा 1950 टू 1990 ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते तो बेटा जो बिजनेस को ग्रो कभी करने दे ही नहीं सकते। हर चीज के ऊपर लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी, गवर्नमेंट गुड्स नहीं मूव करने देगी, तो ऐसे कौन सा बिजनेस धंधा चलेगा बेटा। तो ये वर्ल्ड बैंक की शर्त थी बेटा कि आप लिबरलाइजेशन करोगे और गवर्नमेंट ने पूरी फ्रीडम दी बिजनेस को। ठीक है जी, 5 बातें सामने देखना मेरी तरफ। सबसे पहला काम हुआ एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। फिर हुआ बेटा फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेटा सारे आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को खत्म कर दिया गया, इंस्टेड प्रोवाइडिंग मोर हेल्पफुल नॉर्म्स फॉर द बिजनेस टू ग्रो। ठीक है ना, ऐसे नॉर्म्स बनाए गए बेटा जिससे बिजनेस ग्रो करे। आजादी दो बिजनेस को, ठीक है ना, आजादी नहीं दोगे बेटा कोई बिजनेस सेटअप ही नहीं करना चाहेगा। बात ओके, समझ आया लिबरलाइजेशन क्या था। अभी बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया, अभी बहुत सारा लिबरलाइजेशन में मुद्दा रहता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। जब बेस क्लियर हो जाएगा बेटा फिर एडवांस लेवल पे लेकर जाऊंगा। ठीक है जी, चलो बेटा बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाबू प्राइवेटाइजेशन क्या चीज है बाबू, अगर आपको याद हो IPR 1956 आपने क्या करा था बेटा, कैटेगराइजेशन करा था इंडस्ट्रीज का। 3 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री थी। पहली कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री वो थी जिसमें बेटा एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर एंटर कर सकता था। दूसरी कैटेगरी वो थी बेटा जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी था। और थर्ड कैटेगरी वो थी बेटा जो शुरू की 2 कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे बेटा, वो थर्ड कैटेगरी थी, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे, जो पहली कैटेगरी थी जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटर कर सकता था, कितनी इंडस्ट्री रखी थी उसमें? कितनी? 17। पहले ही पूछ रहा हूं, IPR 1956 नहीं पूछ रहा हूं। कितनी इंडस्ट्री बेटा पब्लिक सेक्टर ने अपने लिए रिजर्व रखी थी? 17। याद है आपको ये बात? मैंने लिखवाया था, मैंने कहा था लिख दो हाइफन करके 17 और सेकंड कैटेगरी में 12 लिख लो, कहीं भी जहां आपको याद रहे। तो बेटा पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व की थी बेटा IPR 1956 से। आप समझते हो बेटा पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं? बाबू अगर किसी भी एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का कंट्रोल, किसी भी एंटरप्राइज में अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% और उससे ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये PSU है। ठीक है, आप ये समझो बेटा 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व करी। बेटा अब ये बड़े काम की बात बोल देता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी। मैं वर्ड कंपनी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी वाइडर टर्म देन अ कंपनी। बेटा एक इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं बैंकिंग इंडस्ट्री, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बेटा इंडिया में 20 कंपनियां हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, पता नहीं और कितने होंगे जिनके नाम मैंने नहीं लिए। तो बेटा ऐसी 17 इंडस्ट्री, यानी कि हो सकता है बेटा वो कोई 1000-2000 कंपनियां हो बेटा, जो अकेले गवर्नमेंट के नाम पर चल रही थी, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% या उससे ज्यादा था बेटा। ठीक है ना, और बेटा जब मैं बोल रहा हूं कि 17 एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट की थी, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का कंट्रोल 100 के 100% था उन 17 में। तो इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था हमारा। और आपको बता देता हूं, एक टाइम आया हिस्ट्री में बताया जाता है कि ये बढ़कर 17 से 246 हो गई थी। 246 इंडस्ट्री, हजारों कंपनियां कौन चला रहा है बेटा? गवर्नमेंट चला रही है। और आप पढ़कर आते हो बेटा पिछले चैप्टर में, गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग ब्रेड, गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग शूज। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। गवर्नमेंट शूज प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट ब्रेड प्रोड्यूस कर रही है बेटा। 246 इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन। और बेटा
सिंपल सी बात है, जिंदगी का प्रिंसिपल है बेटा, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। जिंदगी में अगर आप चाहोगे ना सब मैं ही कमा लूं, सब मेरा हो जाए, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, सब मैं कंट्रोल कर लूं, तो बेटा कुछ भी चीज कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, गवर्नमेंट ने अच्छा ब्रेड इसमें भी पैसा मैं बना लूं, अच्छा टेक्सटाइल इसमें भी पैसा मैं कमा लूं, अच्छा टायर इंडस्ट्री इसका भी पैसा मैं कमा लूं, बैंक इसका भी पैसा मैं कमा लूं, मैं सबका पैसा मैं ही कमा लूं, प्राइवेट सेक्टर को क्यों करने दो बिजनेस। आपकी सोच एक टाइम पर ऐसी हो गई थी, और क्या हुआ बेटा, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। आप सब कंट्रोल करना चाह रहे थे, एक भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। 246 की 246 लॉस मेकिंग, सब में लॉस, सब में लॉस। और बेटा ऐसी एंटरप्राइज को हम टेक्निकली बोलते हैं बेटा, ये सारी एंटरप्राइजेस सिक हो चुकी थी। सिक मतलब बेटा बीमारी, ये सारी एंटरप्राइजेस सिक एंटरप्राइजेस हो चुकी थी। सिक मतलब बीमारी, और बेटा इनकी बीमारी क्या थी, लॉस मेकिंग की बीमारी होगी थी इनको। पहली इंडस्ट्री 10 साल से लॉस, दूसरी इंडस्ट्री 5 साल से लॉस, तीसरी इंडस्ट्री 3 साल से लॉस, कोई 7 साल से लॉस, सब में लॉस चल रहे हैं बेटा। और गवर्नमेंट खींच रही है मजबूरी में, आपने पढ़ा है बेटा लास्ट चैप्टर में, पॉलिटिकल कंपल्शन, खींचना पड़ता था, क्योंकि बेटा पॉलिटिक्स इतनी गंदी थी कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर बंद होता था बेटा, ऑपोजिशन जान निकाल देती थी कि इसमें हजारों लोग काम करते हैं, इनका क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, चलाओ इंडस्ट्री को, चाहे लॉस मेकिंग है। तो बेटा 246 की 246 लॉस में चल रही हैं। शर्त आ चुकी है बेटा वर्ल्ड बैंक से प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन कैसे किया गया, अब ये समझना बेटा। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी एंटरप्राइज में 51% या उससे ज्यादा है, तो इसका सिंपल मतलब है बेटा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल 49% या उससे कम है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी एंटरप्राइज में 51% हो, तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल कितना है, 49%। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी सेक्टर में 75% है बेटा, तो प्राइवेट सेक्टर का आपका और मेरा कंट्रोल कितना है, 25%। तो बेटा अब सुनो क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा स्टार्ट हुआ कि इसको प्राइवेटाइज करो, गवर्नमेंट आप नहीं रख सकते ये सारी इंडस्ट्री अपने नाम पर। गवर्नमेंट ने कहा 3 इंडस्ट्री मेरे नाम पर रहेंगी और एक्सक्लूसिवली मेरे ही नाम पर चलेंगी हमेशा पूरी जिंदगी। गवर्नमेंट ने 3 इंडस्ट्री बेटा अपने लिए रिजर्व कर दी। ये 3 इंडस्ट्री थी बेटा, इंडियन रेलवे, कोई नहीं आएगा इसमें, एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट। एक्सक्लूसिवली वर्ड समझते हो ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। एटॉमिक एनर्जी, एंड थर्ड वन इज आर्म्स, हथियार। बेटा इन तीनों में गवर्नमेंट के अलावा कोई एंटर नहीं करेगा, बिल्कुल साफ मनाई, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और बेटा इंडियन रेलवे। एटॉमिक एनर्जी बेटा आप समझ सकते हो कितना सेंसिटिव मुद्दा होगा, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियर बॉम्ब आपके लिए कोई पुरानी बात नहीं है बेटा, सॉरी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, मैं पुरानी बात, आपने हिरोशिमा नागासाकी का कभी ना कभी नाम सुना होगा, सुना है बेटा। न्यूक्लियर अटैक सुना था बेटा वर्ल्ड वार के टाइम पर। बाबू आज भी बता देता हूँ, कितने साल बीत चुके हैं, लगभग 60-70 साल होने वाले हैं। आज भी बेटा वहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा होता है ठीक पैदा नहीं होता। आज भी आप आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोच सकते बेटा, ये तो ह्यूमैनिटी पे अटैक था, ठीक है ना। आप ये समझकर चलो बेटा, न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसलमेर एक जगह है बेटा इंडिया में, जब आप वहाँ पर जाते हो गर्मियों में, टेम्परेचर इज अराउंड 60 डिग्री। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 50 के आसपास जाता है, ठीक है ना। बाबू जब आप 60 पे जाते हो ना, आपकी स्किन ना जलता हुआ महसूस कर रही होती है, कैसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है, ठीक है ना। जब बेटा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, अर्थ का टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। आप 60 पे जलने लगते हो, वो 1 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है बेटा। लोहे के भी चीतड़े नहीं मिलते जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो आप समझ सकते हो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस है, ये कितने साल तक रहते हैं धरती पे पता नहीं है। तो आप समझ सकते हो अगर प्राइवेट प्लेयर को कह दे किसी भी, हाँ आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में छोड़ दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बेटा 3 चीजें अपने लिए रख ली, इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और बाकी सबको डिसाइड करा बाकी 243 को हम प्राइवेटाइज कर देंगे।
ठीक है जी, प्राइवेटाइज करने की बात हुई। हाँ जी, अभी सर धीरे धीरे करूंगा बात, ठीक है ना, नहीं कर रही, कोई प्राइवेट लेट नहीं कर रहा। दिस इज इंडियन आर्मी कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। वो डिफेंस सर्विस नहीं होती बेटा, वो सिक्योरिटी सर्विसेज होती है जो घर के बाहर वॉचमैन रखते हो। बाबू वो परमिशन इससे आती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से आती है, ठीक है ना, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और दूसरी बात, इंडियन कंपनी बहुत कम इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना, इंडिया गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। फॉरेन की गवर्नमेंट ने बेटा इसको पब्लिक सेक्टर में नहीं रखा हुआ, तो वहां से तो कोई भी कंपनी कर सकती है ना कंट्रोल। मैं बोल रहा हूं ना, इंडियन कंपनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में करती है, ठीक है ना। ये इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है भाई, बाहर के देशों में तो ये पब्लिक सेक्टर में नहीं है ना, तो बाहर की तो कोई भी कंपनी कर सकती है, इंडियन कंपनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। चलो जी बेटा, सुनना काम की बात अभी बाबू। तो डिसाइड किया कि बाकी 243 इंडस्ट्री को हम क्या करेंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, ठीक है। अब बाबू प्राइवेटाइज सिचुएशन क्या है पहले ये समझो। जब भी गवर्नमेंट अपने शेयर बेचने लगे और ऐसे बेचने लगे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल 49% या उससे कम हो जाए, अगर बेटा गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी एंटरप्राइज में 49% या उससे कम हो जाएगा, इसका सिंपल मतलब है बेटा प्राइवेट सेक्टर का, आपका और हमारा कंट्रोल बढ़कर 51% या उससे ज्यादा हो जाएगा। बेटा इस सिचुएशन को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। कैसे होता है प्राइवेटाइजेशन, ये देख लो बेटा। 51% शेयर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है किसी कंपनी में, और गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने शेयर बेटा 10-12% और बेच दिए। 51% से गवर्नमेंट तो आगे बेटा 40% पर, 11% शेयर बेचने के बाद, और प्राइवेट सेक्टर जो बेटा पहले 49% पे था वो 60% पर आ गया। इस सिचुएशन को प्राइवेटाइजेशन बोले जाने लगा बेटा, क्योंकि अब कंट्रोल किसका होगा बेटा, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा। इंडिया में एक सिंपल सा सिस्टम है बेटा, जहां कहीं भी मेजॉरिटी है कंट्रोल उसका है। अगर प्राइवेट सेक्टर की मेजॉरिटी आ गई 51% से ज्यादा आ गया तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। जब तक गवर्नमेंट का 51% था तब तक हम पीएसयू बोल रहे थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोल रहे थे। तो बेटा ऐसे प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा। लेकिन काम की बात बेटा, मैं आपसे ये पूछता हूं, मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ये सारी एंटरप्राइजेस लॉस मेकिंग थी। लॉस मेकिंग मतलब सिक एंटरप्राइजेस थी। मैं बोलता हूं बेटा, सिक एंटरप्राइज में शेयर खरीदना कौन चाहता है? आप तो प्राइवेटाइजेशन करने में इंटरेस्टेड हो, आप तो कह रहे हो मेरे को 243 इंडस्ट्री में शेयर बेचने हैं और ऐसे बेचने हैं कि मेरा कंट्रोल 49% और लेस आ जाए। मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, चलो आप तो बेचने को तैयार हो, आप लॉस मेकिंग एंटरप्राइज के शेयर आप क्यों खरीदोगे? कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जिसे मैं कहूं आजा लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीद ले और खरीद लेगा? ना मैं खरीदने को तैयार, ना पूरा प्राइवेट सेक्टर, ना पूरी दुनिया खरीदने को तैयार। और गवर्नमेंट चाह रही है प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करा बेटा, एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया नोन एज BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा इस बोर्ड का काम क्या था, फाइनेंशियली रिकंस्ट्रक्ट करना। शिवम अब सामने देखते रहियो, नीचे मत देखियो, अब बजाई हो जाएगी बहुत बढ़िया वाली, ठीक है। और आप सबके लिए बोल रहा हूं मैं, आराम से बी अटेंटिव, सीधे होकर बैठ जाओ बेटा, जरा ढंग से बेटा। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इंस्टीट्यूट सेटअप करा नोन एज BIFR। BIFR की फुल फॉर्म है बेटा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई सारी की सारी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस, सिक एंटरप्राइजेस को बेटा इसको हैंड ओवर किया गया और बेटा इसको बोला गया कि इसको प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करके दो। और BIFR के पास बेटा मैजिकल पावर है बेटा, ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करके देता है। वो बेटा चीज़ें आपको बाद में CA लेवल पे समझाई जाती है कि कैसे प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब बता देता हूँ बेटा, एयर इंडिया, आपकी एयर इंडिया एक PSU है, 2 बार बेटा जा चुकी है BIFR के पास, 2 बार लॉस मेकिंग हो चुकी है, ठीक है ना बेटा। अब हुआ क्या बेटा, 243 इंडस्ट्रीज को हैंड ओवर की गई। ये जिसको जिसको प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता उसको उसके शेयर गवर्नमेंट भेज देती। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के शेयर हर कोई खरीदना चाहता है, उसको गवर्नमेंट भेज देती बेटा, और प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ एंटरप्राइजेस सीरियसली सिक थी बेटा, बहुत ज्यादा सिक, बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग।
तो BIFR ने बेटा गवर्नमेंट को सजेस्ट करा कि इसको मैं प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट नहीं हो सकती तो आपके लिए आपका मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि इसको बंद ही कर दो और कुछ नहीं ऑप्शन है आपके पास। बेटा 243 में से बहुत सारी इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट हो गई। जो प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट होगी उसका प्राइवेटाइजेशन भी बड़ा ईजिली हो गया। लेकिन जो सीरियसली सिक थी बेटा एंटरप्राइज 10-10 साल से सिक थी बेटा, जिसमें कई हजारों करोड़ के लॉस पड़े हुए थे, तो बेटा BIFR ने बोला कि ये प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट हो नहीं सकती, आप कुछ कर लो इसका, तो इनको तो बंद ही करना पड़ेगा, क्लोज डाउन कर दो इनके ऑपरेशंस को। लेकिन गवर्नमेंट को डर सताने लगा कि ऑपोजिशन जान ले लेगी कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट कर दिया। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, एक फंड क्रिएट करा नोन एज नेशनल रिन्यूअल फंड, NRF। बेटा फंड कोई अलग चीज नहीं होती, गवर्नमेंट ने एक बैंक अकाउंट खोला, ये समझ लो, ठीक है ना। नेशनल रिन्यूअल फंड, गवर्नमेंट ने एक बैंक अकाउंट खोला, इसमें करोड़ों रुपए डाल दिए, करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में, और जिन एंटरप्राइज को गवर्नमेंट बंद कर रही थी ना, उनके एम्प्लॉइज को 3-3 महीने की एडवांस सैलरी दी गई कि ये आपकी एडवांस सैलरी है 3 महीने की, अब आप क्या करो, हम ये ऑपरेशन इस कंपनी को बंद कर रहे हैं, आप जॉब ढूंढ लो अगले 3 महीने। तो बेटा गवर्नमेंट ने उनकी सैलरी देकर बेटा क्लोज डाउन कर दिया ऑपरेशन को। तो ये था पूरा प्राइवेटाइजेशन। क्लियर हुआ, एक ओवरव्यू मिला कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ होगा बेटा, ठीक है ना। ओके बाबू, ये संजीव मित्तल डॉक्टर है, हाँ बाबू, इसका काम था सिक एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करना। ये आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी कोई PSU बेटा अगर लॉस मेकिंग हो जाती है तो यही बेटा उसे प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये आज की तारीख में संजीव मित्तल डॉक्टर है बेटा। चलो जी बाबू, अब थर्ड आइटम हमारी रह गई ग्लोबलाइजेशन। ये क्या चीज थी, ये सबसे काम की चीज थी बेटा अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो। बाबू अब ग्लोबलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने, लिबरलाइजेशन समझ लिया हमने, प्राइवेटाइजेशन समझ लिया, ग्लोबलाइजेशन क्या थे बाबू, हमें ना एक रटवाई जाती है डेफिनेशन, कभी भी हम किसी भी लेवल पे पढ़ के आते हैं 9th 10th या 11th। ग्लोबलाइजेशन का रटी रटाई डेफिनेशन यह बेटा, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। समझने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, इंडियन गवर्नमेंट बेटा इंडिया की टेरिटरी को, इंडिया की बाउंड्री को ही सब कुछ समझती थी। वो सिंपल सी पॉलिसी थी उनकी बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि बाहर की तरफ झांको भी मत, आपको कोई चीज चाहिए इंडिया में बनाओ, बाहर नहीं झांकना, जो कुछ बनाना इंडिया में बनाना, ठीक है ना। ना तो एक्सपोर्ट करो बेटा, ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में ही बनाते रहेंगे। लेकिन बेटा क्या ये फिलॉसफी ठीक थी? नहीं बेटा। 1991 में बेटा वर्ल्ड बैंक ने कह दिया ना, ये फिलॉसफी बिल्कुल जीरो है आपकी, आप क्या करोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, आज से आप इंडिया को एक बाउंड्री नहीं समझोगे, आपके लिए इंडिया किसी भी चीज की कोई बाउंड्री नहीं है, आप अपनी बाउंड्री को बेटा गिरा दो, आपके लिए पूरी दुनिया आज से इकोनॉमी है, ना कि इंडिया एक इकोनॉमी है। पूरी दुनिया एक इकोनॉमी है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दो। दैट सिंपली मींस एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। जो मर्जी एक्सपोर्ट करो, जो मर्जी इंपोर्ट करो, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप। और आपको बता देता हूं बेटा, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन कि हम बेटा इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हैं। वरना इंडियन गवर्नमेंट, आपको याद होगा बेटा, पब्लिक सेक्टर आपका क्या ऑफर कर रहा था, पढ़कर आए हो बेटा लास्ट चैप्टर में, एम्बेसडर एंड फिएट, बस 2 ही कार थी बेटा आपके देश में, और कोई फीचर अपडेट नहीं किया जाता था बेटा कार्स का। याद है, यही बात पढ़ा रहा था बेटा लास्ट चैप्टर में। बेटा थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन आज की तारीख में मल्टीपल ब्रांड MNCs आपके देश में कितनी सारी बेटा, और आप यहाँ बैठे बैठे इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना बाबू। सैमसंग का फोन चला रहे हैं हम एप्पल चला रहे हैं, हम OnePlus चला रहे हैं। सोचकर देखो बेटा, अगर ग्लोबलाइजेशन ना हुआ होता हम क्या चला रहे होते, जियो, लावा, नोकिया। कहाँ से? नोकिया कोई इंडियन कंपनी है क्या? हाँ जी, ओप्पो, वीवो, भाई चाइनीज कंपनी है, क्या हो गया तुम्हारे को? भाई हमारे पास लावा होता, हमारे पास माइक्रोमैक्स होता, हमारे पास जियो होता, बस। सोच लो बेटा,
ठीक है ना, वही कार में एम्बेसडर दिखाई देती, वही मारुति दिखाई देती, सुजुकी वर्ड भी ना जुड़ा होता बेटा, ठीक है ना। और बाबू वही वो फिएट, टाटा फिएट। आज की तारीख में अगर आप ह्यूंडई की कार चला रहे हो, होंडा की कार चला रहे हो बेटा, फॉक्सवैगन चला रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बेटा क्यों चला रहे हम, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना बेटा। ये जो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटा एंड लेवाइस की जीन्स पहन के दोस्तों को तड़ी देते हो ना, इंपॉर्टेड है, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। इंपॉर्टेड परफ्यूम लगा रहे हो बेटा, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। समझ आया बेटा, कंज्यूमर के लिए बहुत भला हो गया ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है जी। बाबू आपके लिए इंडिया एक इकोनॉमी नहीं बचा है, आपके लिए दुनिया एक इकोनॉमी है। दुनिया के हर एरिया का, हर कंपनी का आपके पास एक्सेस है, जहां से मर्जी गुड्स इंपोर्ट करो, पूरी दुनिया में जहां मर्जी एक्सपोर्ट करो। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया आपने बेटा। समझ आई बात, क्या था ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। लेकिन आपको बता देता हूं बेटा, इनिशियल कुछ ईयर तक ग्लोबलाइजेशन इज ओनली फॉर द नेम सेक। ग्लोबलाइजेशन ना सिर्फ नाम चारे का ग्लोबलाइजेशन था। एक हिस्ट्री में बेटा नाम भी आता है, 1986 में बेटा एक कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि मैं ना इंडिया में आना चाहती हूँ और गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। बाबू उस टाइम तो क्या ही आ पाती वो, क्योंकि बेटा उस टाइम तक तो हमने ग्लोबलाइजेशन किया ही नहीं था, और हम बेटा ऐसे किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडियन टेरिटरी में एंटर ही नहीं होने देते थे। बाबू 1991 में ग्लोबलाइजेशन हो गया, तब तो बेटा आने देना चाहिए था ना, तब तो आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है बेटा, आपने सारी कंट्री की सारी कंपनी का वेलकम कर दिया, आओ इंडिया में बनाओ बेचो जो मर्जी करो। तो 1991 में तो आने देना चाहिए था। उस कंपनी ने बेटा फॉर्मेलिटी पूरी करनी शुरू करी 1986 में कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ, इंडिया आना चाहती हूँ। इस कंपनी ने बेटा फॉर्मेलिटी पूरी करी 13 ईयर्स तक, 1999 तक इंडिया आने की फॉर्मेलिटी पूरी करी, और 1999 में बेटा हाथ जोड़ दिया कि मुझे कभी इंडिया नहीं आना। इतना रेड टेप था बेटा, इतना रेड टेपिज्म था कि जो आपने ग्लोबलाइजेशन करा वो सिर्फ नाम चारे का ग्लोबलाइजेशन था। किसी कंपनी को आप इंडियन टेरिटरी में फिर भी नहीं एंटर होने देते थे। 1999 तक के ये हालात है बेटा। उसके बाद जाकर कहीं सही लेवल का ग्लोबलाइजेशन हुआ, और आज की तारीख में तो आप देखते हो बेटा, अगर मोदी जी कहीं चले जाते हैं बेटा, हर कंट्री में बेटा वहाँ के इन्वेस्टर से ज़रूर मीटिंग करते हैं कि आज जो इंडिया में बना लो। हर कंपनी से ज़रूर मीटिंग करते हैं, कभी गूगल का CEO है, कभी फेसबुक का CEO है, कभी ब्लैकबेरी, कभी एप्पल, और धीरे धीरे फैक्ट्री लगती भी जा रही है। पता ही होगा बेटा, ब्लैकबेरी एप्पल लग चुकी है। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन अब पीक पर है, बिल्कुल पीक पर जिसे बोलते हैं। हर फॉरेन कंपनी इंडिया में अवेलेबल है इस टाइम, ठीक है जी। अच्छा हुआ बुरा हुआ अब पड़ता धीरे धीरे पता लग जाएगा बेटा कि LPG का इंपैक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, कोई भी चीज अपने आप में बेटा 100% बुरी नहीं हो सकती, 100% अच्छी नहीं हो सकती। हर एक चीज के बेटा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज अपने साथ एडवांटेज जरूर लेकर आती है, ठीक है जी। आप बेटा बुक से रीड करना है, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। पहले इंट्रो रीड करेंगे, मुझे ज़्यादा नहीं कराना, इंट्रो रीड कराना है, इंट्रो लिखवाना है, फिर LPG कल लिखवाना शुरू करूँगा, ठीक है जी। उसको बाबू आज इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी PSU भी हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी है। जब आप मीटर लगवाते हो ना, तो एक कंपनी है जो मीटर लगाती है, L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है ना। जो L&T मतलब इंफ्रा में है, सबसे बड़ी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे पोर्ट्स एयरपोर्ट्स L&T बनाती है। बाबू बहुत सारा काम इलेक्ट्रिसिटी का आज की तारीख में L&T के हाथ में, ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है बेटा वहां पर। किसके पास है सर? मैंने एक बात बोली थी, एक्सक्लूसिवली अपने लिए आपने 3 इंडस्ट्री छोड़ी है एक्सक्लूसिवली, बाकी किसी में कोई भी एंटर कर सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रोड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको लगता है कि आपकी कमाई हो सकती है करो। एक्सक्लूसिवली बस 3 ही चीजें हैं, बाकी कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। चलो जी,
बाबू मैं पेज नंबर 39 पर हूँ एनसीईआरटी में, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। लो बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। बाबू कहता है पेज नंबर 39 पे इंट्रोडक्शन में कुछ बातें, नोट्स हैं सबके पास? नहीं है? चलो बेटा बाबू पेज नंबर 39 टॉपिक है 3.1 इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर का इंट्रो है बेटा। चलो, you have studied in a previous chapter that since independence India followed the mixed economy framework by combining the advantages of capitalistic economic system with those of the socialistic economic system. Some scholars argue that over the year this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws which were aimed at controlling and regulating the economy, ended up instead in hampering the process of growth and development. Others state that India, which started its development path from the near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector, which produces a variety of goods, and has experienced sustained expansion of agriculture output, which has ensured food security. बाबू बोलता है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी था, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का कॉम्बिनेशन था बेटा। कहता है कुछ लोगों ने आर्ग्यू करा कि आपने ये इकोनॉमी अडॉप्ट करके बेटा खराब कर दिया, इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट रुक गई। और बेटा कुछ ने फेवर में बोला कि ग्रोथ डेवलपमेंट हुई, इंडिया तो स्टैग्नेशन के पास खड़ा था, इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, इतना सारा इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया। बाबू देखो अगेन हर चीज़ का हर बंदे की सोच अलग है। और बाबू अगर आप देखोगे वहाँ पर भी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़कर आते थे कि 1950 टू 1990 जो आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी फॉलो करी, उसके कुछ अचीवमेंट भी थे, कुछ फेलियर भी थे, कुछ अच्छा भी बहुत हुआ, कुछ बुरा भी बहुत हुआ। ये वही बात बोल रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बहुत खराब हुई। चलो कहते हैं 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल डेट। 1991 में इंडिया के ऊपर एक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस। कहते द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट ने जो बेटा अब्रॉड से लोन ले रखे थे उसकी रीपेमेंट नहीं हो रही थी इकट्ठी। समझ सकते हो हालत क्या हो रखी है बेटा। बाबू क्यों नहीं हो रही थी रीपेमेंट, आपको ये बता देता हूँ वजह। बाबू आपने वहाँ से डॉलर में लोन लिया हुआ है, आपने पे करना है डॉलर्स में, आपने जो इंटरेस्ट देना है वो अगेन डॉलर्स में देना है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हैं आपके। पढ़ना देखो अगली लाइन बोलेगा। कहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच वी जनरली मेंटेन टू इंपोर्ट पेट्रोल and the other important item dropped to a level that were not sufficient for even a fortnight. हालात इतने खराब हो चुके थे बेटा कि पेट्रोल जिसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करते थे वो फोर्टनाइट के लिए भी नहीं बचा था पैसा। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, यानी कि 15 दिन के इंपोर्ट का पैसा आपके पास था नहीं। चलो जी, कहते द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स। कहता है खाली ये क्राइसिस नहीं था, हो क्या रहा था बेटा, एसेंशियल गुड्स के दाम बढ़ने लगे, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन भी आ रहा था। आपको पता है इन्फ्लेशन क्यों आ रहा था बेटा? बिफोर 1991 देयर वर फ्यू प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। 1991 से पहले की सिचुएशन पता है क्या थी? इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी? बड़ी थोड़ी सी, और इंडिया की पॉपुलेशन 50 करोड़ पार कर चुकी थी। There were few producing unit producing the goods and services. डिमांड तो है 50 करोड़ लोग, सप्लाई नहीं है 25 करोड़, तो क्या होगा सर? इन्फ्लेशन ही तो आएगा। और ग्लोबलाइजेशन इसका हल था। जब आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया ना तो सारी फॉरेन कंपनी बेटा एंटर कर गई इंडियन मार्केट में। और आज की सिचुएशन देखो, डिमांड 135 करोड़ लोग कर रहे होंगे बेटा, इंडिया में 200 करोड़ यूनिट बनती हैं। प्राइस भागता नहीं किसी भी चीज़ का, क्योंकि सप्लाई ही सप्लाई है, डिमांड कहाँ है? और पुराने ज़माने में सिर्फ डिमांड ही डिमांड थी, सप्लाई कहाँ थी बेटा? प्राइस ही भागता रहता था, प्राइस ही नहीं रुकता था। कहता है बेटा सारे एसेंशियल गुड्स के दाम बढ़ रहे थे, ये एक अलग प्रॉब्लम थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने। चलो जी आगे बढ़ना। ऑल दिस लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर which change the direction of our development strategies. In this chapter, we will look at the background of the crisis measures that the government has adopted and their impact on the various sector of the economy. कह रहा है इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, कैसा इकोनॉमिक क्राइसिस था और गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल किया। ठीक है जी, और ये बैकग्राउंड से स्टार्ट होगा। चलो जी,
The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of Indian economy in the 1980s. बाबू सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हुई 1980s में. We know that for implementing various policies and its general administration, the government generate fund from various sources such as taxation, running of public sector enterprise, etc. When the expenditure is more than the income, the government borrow to finance the deficit from bank and also from people within the country and the international financial institution. When we import goods like petroleum, we pay in dollar, which we earn from our export. बाबू बैकग्राउंड में लेके जा रहा है, बाबू बैकग्राउंड में लेके जा रहा है. वो कहता है गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेशन और पब्लिक सेक्टर से आप जो कमाते हो. गवर्नमेंट की 1990 तक क्या कमाई थी बेटा? एक तो टैक्स से कमाती थी इंडियन गवर्नमेंट, और दूसरे कैसे कमाती थी बेटा? जितने पीएसयू आपने पब्लिक सेक्टर खोले हुए थे वहां का प्रॉफिट आता था. ठीक है जी. और बाबू गवर्नमेंट के खर्चे बहुत सारे थे, क्योंकि अब नई नई पीएसयू लगाते जा रहे थे तो खर्चे करते चले जा रहे थे. कहते हैं इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती थी? अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते थे इनकम से तो गवर्नमेंट लोन ले लेती थी, या तो बेटा इंडिया के किसी बैंक से, या इंडिया के किसी इंडिविजुअल से, या बेटा फॉरेन बैंक से. और बाबू ये पे कैसे करते थे आप? ये अगेन जो आप कमाते थे अपनी कमाई से आप पे कर देते थे लोन को. बाबू अगेन आप इंपोर्ट किया करते थे बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, तो उसके लिए फॉरेक्स में पे करना पड़ता था. और ये फॉरेक्स आप कैसे अर्न करते थे? जो थोड़ी बहुत ही चीज़ों का आप एक्सपोर्ट करते थे उससे अर्न करते थे. बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसे गवर्नमेंट की इनकम थी, कैसे गवर्नमेंट के खर्चे थे. चलो जी. कहता है डेवलपमेंटल पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यू वर लो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. The continued spending on the developmental program of the government did not generate additional revenue. Moreover, the government was not able to generate sufficiently from internal sources such as taxation. बाबू देखो, कहता है गवर्नमेंट के लिए ना खर्चे की मेन वजह बन चुका था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये कोई समस्या हमारी हाल ही की समस्या नहीं है, 10-20 साल पुरानी. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस की समस्या है. कह रहा गवर्नमेंट इसको खत्म करने के लिए प्रोग्राम पे प्रोग्राम चलाती थी. मनरेगा कोई आज का प्रोग्राम नहीं, बड़ा पुराना प्रोग्राम है बेटा. फूड फॉर वर्क, अरे बहुत सारे ऐसे पॉवर्टी के बेटा एलिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट जो चला रही है सिंस इंडिपेंडेंस. कह रहा गवर्नमेंट खर्चे पे खर्चे करती चली जा रही थी बेटा, और इतनी गवर्नमेंट की इनकम नहीं हो रही थी टैक्सेशन से. चलो जी. कहता है व्हेन द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम ऑन द एरियाज व्हिच डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न सच एज द सोशल सेक्टर एंड द डिफेंस, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner. बाबू देखो, कहता है कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आप खर्चा करो तो भी रिटर्न नहीं आती. जैसे कि देखो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, आपने पॉवर्टी खत्म करने पे खर्चा कर दिया, कोई वहाँ से रेवेन्यू थोड़ी आएगा. लोगों को आपने 200-200 रुपये बांट दिए महीने के, बांटने शुरू कर दिए, कोई वहाँ से रिटर्न थोड़ी आएगा. या आपने डिफेंस पे कोई खर्चा कर दिया, बाबू आपने कोई डिफेंस का इक्विपमेंट खरीद लिया हजारों करोड़ का, वो कोई रिटर्न थोड़ी देगा आपको. हर इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी नहीं देती थी. कहता है गवर्नमेंट क्या करती थी? अपना मेजर पोर्शन तो इन्हीं में खर्च कर देती थी, और जो पोर्शन बचता भी था इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो इंडियन गवर्नमेंट सोचती थी ऐसी जगह पे लगाऊं कि बहुत बड़ी रिटर्न आ जाए. ठीक है जी, आगे बढ़ना बेटा. कहते हैं द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज ऑल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर. एट टाइम्स आर फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्री एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन was spent on meeting consumption needs. Neither was an attempt made to reduce such profligate spending. Not sufficient attention was given to boost export to pay for the growing imports. बेटा देखो, सिंपल सी बात यह है, आपकी जो पॉलिसी थी वो इतनी खराब थी कि आप क्या करते थे? अर्न नहीं कर पाते थे फॉरेन एक्सचेंज. आपकी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रादर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन. एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी लगाते तो बेटा अगर आप एक्सपोर्ट करते फॉरेन एक्सचेंज कमा लेते. आपने क्या करा? पॉलिसी रखी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कि इंपोर्ट मत करो, इन हाउस बनाते रहो. अगर आप हर चीज़ इन हाउस बनाते भी रहोगे तब भी बेटा इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए बेटा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी. अगेन कैपिटल गुड्स और पेट्रोल तो ऐसी चीज़ें थी बेटा जो इंपोर्ट के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं था. और एक्सपोर्ट आप किसी चीज़ का कर नहीं रहे हो. फॉरेन एक्सचेंज अर्न तो हो नहीं रही है बेटा, सिर्फ खर्चे 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 हो रहे. चलो जी, आगे बढ़ना बेटा. एक पैराग्राफ आप पढ़ना, आप पढ़ रहे हो एक पैराग्राफ बेटा, एक पैराग्राफ आपने रीड करा. नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत काम का, ये मैं रीड कर रहा हूँ. कहता है इंडिया अप्रोच्ड
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), popularly known as World Bank, and the International Monetary Fund, and received $7 billion as loan to manage the crisis. For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy by removing restriction on the private sector, reducing the role of government in many areas, and remove trade restriction between India and the other country. बेटा समझ में आई शर्तें क्या थी? बाबू कहते हैं $7 बिलियन का लोन मिला कुछ शर्तों पर. शर्तें क्या थी? लिबरलाइज करो, ओपन अप कर दो इकोनॉमी. बेटा इकोनॉमी को ओपन कर दो, खोल दो सबके लिए. दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन. ये सिंपल वर्ड है बेटा. ग्लोबलाइजेशन इज अ टेक्निकल वर्ड. सिंपल भाषा में इसको ओपन अप बोलते हैं बेटा. इकोनॉमी ओपन अप कर देना. अगेन एक वर्ड और बोला इसने, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट. दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन. बेटा पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल ही तो ज्यादा होता था. सिंपल भाषा में बोल रहा है गवर्नमेंट अपना रोल कम करो. दैट मीन्स आप प्राइवेटाइजेशन करो. यानी कि ये 3 शर्तें रख दी थी बेटा. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ. इंडियन एग्री टू द कंडीशनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF and announced the NEPs. The NEPs consisted of wide-ranging economic reform. The thrust of the policy was toward creating a more competitive environment in the economy and removing the barrier to entry and the growth of the firm. बेटा कहता है NEPs के आने से कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होता. बिल्कुल भाई. 1990 से पहले क्या था बेटा? कोई कंपटीशन ही नहीं. इनडायरेक्टली बेटा सबकी तो मोनोपोली थी. इंडियन गवर्नमेंट ही अकेली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती थी, BSNL. तो मोनोपोली तो बना के बैठे हो, और कोई आ कहां सकता था टेलीकम्युनिकेशन में? तो बेटा NEP का मकसद क्या था? एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट आ जाए. आज सोचो बेटा, आज फेयर कंपटीशन है टेलीकम्युनिकेशन में. कौन पूछता है BSNL को? वेयर इज BSNL? सर कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते आप. कंपटीशन में एग्जिस्ट वही करता है बेटा जो अच्छी सर्विसेज देता है ना. मोनोपोली में तो कोई भी चौड़ा हो सकता है, उसकी क्या बात है भाई? ठीक है ना बेटा. तो NEPs का मकसद क्या था? कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करना. चलो जी आगे बढ़ते चलो. दिस सेट ऑफ पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, द स्टेबलाइजेशन मेजर एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. स्टेबलाइजेशन measures are short-term measure intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control. In simple words, this means there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserve and keep the rising prices under control. On the other hand, structural reform policies are long-term measures aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in the various segments of the Indian economy. The government initiated a variety of policies which fall under 3 head: liberalization, privatization and globalization. बेटा कहता है अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाइड करोगे ना तो इंडिया ने 1991 में 2 तरीके के मेजर लिए थे, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. स्टेबलाइजिंग मेजर शॉर्ट टर्म मेजर थे जिनको आपको अभी अभी करेक्ट करना था, जैसे कि इन्फ्लेशन. बेटा अगर अभी करेक्ट नहीं होएगा ना 1 साल में तो बेटा लोग मर जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी. तो आप पाकिस्तान के हाल सोच सकते हो आज की तारीख में महंगाई के हालात. बेटा 1-1.5 साल में पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल ना. तो गवर्नमेंट ने फटाफट से स्टेबलाइजेशन मेजर लगाए कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल कर दो, BOP अभी कंट्रोल कर दो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी बढ़ा दो. ये तो 1 साल में बढ़ाने. और कुछ रिफॉर्म्स थे, कुछ मेजर थे बेटा जिनको आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर बोल रहे हो. ये लॉन्ग टर्म के लिए थे कि बेटा पूरी टाइम के लिए 10-20 साल में हमें चाहिए इंडियन इकोनॉमी बड़ी कॉम्पिटिटिव नजर आए, तगड़ी नजर आए बेटा. तो बाबू ये कुछ मेजर लिए गए. ठीक है जी. अब हमने इंट्रोडक्शन पे 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं और फिर छुट्टी. फटाफट से चैप्टर 3 नाम लिखो LPG. चैप्टर 3 LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. और बाबू हेडिंग लिखो इंट्रोडक्शन. हेडिंग लिखो इंट्रोडक्शन. फर्स्ट बुलेट लिखना
लो फर्स्ट बुलेट में लिखना, इंडिया अप्रोच्ड IBRD ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाबू जैसे ही मैं 3 पॉइंट लिखवा के खत्म होगा, जिसने नहीं लिखा होगा मैं घर चला जाऊंगा, फिर मैं 11 बजे आऊंगा, तब चेक करूंगा उसने लिखा है कि नहीं लिखा। तुम ऐसे नहीं मानते, मैं लिखवाऊंगा तुम्हारे से, मेरी सिरदर्दी नहीं है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IMF, इंडिया अप्रोच IBRD ब्रैकेट में आपने फुल फॉर्म लिखी, एंड IMF फॉर लोन and received $7 billion on the conditionalities of LPG, on the conditionalities of LPG. सेकेंड बुलेट लिखना, the measures adopted by Indian government, can be classified into बाबू कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट रोमन। फर्स्ट पॉइंट में लिखना बेटा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट टर्म मेजर्स, सेकेंड वन लिखना है बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये बेटा आपको बता देता हूं, ये हमारे पास चैप्टर आ रहा है हमारे दिसंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, तो बहुत ढंग से याद रखना है इसको। IBRD के ऊपर एक एरो करके ना वर्ल्ड बैंक जरूर लिख लेना, मैं ना लिखवाना भूल गया। IBRD यहाँ लिखा है ना, एरो करके जरूर वर्ल्ड बैंक लिख लेना। IBRD वाज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। दुनिया तो जानती है इसका नाम IBRD, सब वर्ल्ड बैंक ही जानते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बच्चों, बाय बाय।